एवरीवन। टुडे टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है, मानव जनन। तो रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना, अपनी स्पीसीज को तैयार करना या अपने जैसे ही संतान को पैदा करना, इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन में हम इस चैप्टर में बेटा मेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे और पूरी पढ़ेंगे। तो मेल ऑर्गन्स में काफ़ी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और ह्यूमंस कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। जनन इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या होती है, इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है बेटा, रिप्रोडक्शन क्या होती है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये एक जैविक प्रक्रिया होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी। इसमें अपने ही जैसे संतान, अपने ही जैसे ही या अपने समान संतान को पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, रिप्रोड्यूस, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है और ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे आपको पता होगा कि ह्यूमंस क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें दो लोगों की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली, नंबर 1 क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस मानव जो होते हैं वो लैंगिक जनन करते हैं बेटा। तो जैसे कि अगर हम देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक लाइन दी है जिसमें लिखा है कि ह्यूमंस आर विविपैरस। ह्यूमंस आर क्या होते हैं, विविपैरस। ही मानव क्या होते हैं, जरायुज प्राणी होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि विविपैरस और ओविपैरस क्या होता है बेटा। तो विविपैरस क्या होते हैं, ह्यूमंस आर विविपैरस। ठीक है, ह्यूमंस क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं। ह्यूमंस आर विविपैरस, ह्यूमंस विविपैरस होते हैं। कैसे होते हैं विविपैरस, क्योंकि विविपैरस क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, कंटिन्यूटी ऑफस्प्रिंग, अपने ही जैसे संतान को पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। और विविपैरस क्या होती है कि अपने जैसे, हम लोग तो अंडे दे के बच्चे जन्म नहीं दे सकते हैं, कर नहीं सकते, लेकिन अपने जैसे संतान को जरूर, अपनी जैसी स्पीसीज को जरूर तैयार कर सकते। इसलिए ह्यूमंस को क्या कहा गया है बेटा, विविपैरस एनिमल्स क्या, या जरायुज प्राणी कहा गया है। क्या बोला गया है, जरायुज प्राणी। हम क्या हैं, एक विविपैरस एनिमल्स हैं। इज दैट क्लियर बेटा। ठीक है, ह्यूमंस क्या हैं, एक विविपैरस एनिमल्स होते हैं। इसके अपोजिट वो कौन से एनिमल्स हैं, जो अंडे देते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, जो ले एग करते हैं, जो अंडे दे के अपनी संतान को तैयार करते हैं, इट इज कॉल्ड ओविपैरस। तो इसके अपोजिट हम इसको समझ सकते हैं बेटा कि ओविपैरस क्या होते हैं बेटा, ओविपैरस अनड्यूस प्राणी होते हैं। ठीक है बेटा, अनड्यूस प्राणी होते हैं ओविपैरस, जो क्या होते हैं, अंडे देकर अपनी संतान को तैयार करते हैं, अंडे देकर। ठीक है बेटा, अंडे देकर। तो जो अंडे दे रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल में बर्ड्स आ जाती हैं बेटा, क्या आ जाती हैं बेटा, बर्ड्स ये आ जाते हैं, जो अंडे देते हैं उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, ओविपैरस। जो अपने ही जैसे गिविंग बर्थ करते हैं यंग वंस को, इट इज कॉल्ड विविपैरस। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है बेटा। अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ और लिख सकते हैं, इसको डिफाइन करेंगे रिप्रोडक्शन, तो टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होती है बेटा, संतान या यंग वंस। टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी, टू प्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूटी। ठीक है, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी
ऑफ जनरेशन टू जनरेशन, अपने ही जैसे स्पीसीज को तैयार करना जनरेशन टू जनरेशन, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता बेटा? इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्या होती है बेटा? यंग वंस या संतान। तो टू प्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ओवर जनरेशन टू स्पीसीज ओवर जनरेशन, अपनी ही जैसे जाति को तैयार करना जनरेशन टू जनरेशन, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो समझ में आया बेटा? टू प्रोड्यूस ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ओवर जनरेशन, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस में कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है बेटा? ह्यूमंस आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन पाया जाता है सेक्सुअली। कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है बेटा? सेक्सुअली। लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव में कैसा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है कि बेबी पैरस भी आप लोग को एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ। बेबी पैरस जिसमें डायरेक्टली ठीक है प्रोड्यूस यंग वंस, जिसमें डायरेक्ट संतान को पैदा करने की जो प्रोसेस होती है उसको ओविपेरस कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है आपकी पीएनएसटी में बेटा। और रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। रिप्रोड्यूस करना तो ह्यूमंस आर विविपेरस। ह्यूमंस क्या होते हैं बेटा? विविपेरस होते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन यही बनता है आपके फर्स्ट पैरे से। मानव कैसे प्राणी है बेटा? मानव जो होते हैं बेटा जरायुज प्राणी है। और इसमें क्या होते हैं? ये जरायुज एनिमल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, इट इज कॉल्ड विविपेरस। या फिर उसके बाद कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन अपनी स्पीसीज को तैयार करना, इट इज कॉल्ड बेटा रिप्रोडक्शन। और ह्यूमंस कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई है रिप्रोडक्शन की, मानव जनन की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होता है? ठीक है, प्रजनन घटनाएं क्या होती हैं? प्रजनन संबंधी घटनाएं, प्रजनन घटनाएं, रिप्रोडक्टिव इवेंट। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बेटा सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे हम बेटा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट इवेंट आता है आपका गैमेटोजेनेसिस। ठीक है बेटा, फर्स्ट इवेंट गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन, किसको इसको क्या बोलेंगे हम? युग्मक जनन। फर्स्ट इवेंट इज गैमेटोजेनेसिस। इसी को हम बोलेंगे युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम युग्मक जनक या गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस रिप्रोडक्टिव में फर्स्ट इवेंट आता है आपका गैमेटोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट क्या कहलाता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है बेटा, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम बेटा? यो गैमेटोजेनेसिस। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम बेटा? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का निर्माण हो रहा है। और अगर गैमेटोजेनेसिस की बात है तो कौन से गैमेट्स का निर्माण हो रहा है? तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है और फीमेल गैमेट्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। मेल स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे और फीमेल जो होते हैं ओवा का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे बेटा, और ओवा फॉर्मेशन ऑफ ओवा इट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है बेटा,
तो गैमीट फॉर्मेशन, मेल किस गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा? स्पर्म। किसका फॉर्मेशन कर? शुक्राणु। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। तो मेल गैमीट की बात हो रही है तो कौन से गैमीट बना रहे हैं बेटा? शुक्राणु। ठीक है बेटा, क्या बना रहे हैं? शुक्राणु। और फीमेल गैमीट की बात हो रही है तो ओवा या एग। ठीक है, अंडाणु, अंडे बना रहे हैं ये। ठीक है, अंडाणु। तो ये समझ में आया गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अगर हम गैमीट्स को बना रहे हैं तो कौन से गैमीट बने? मेल बनाएंगे स्पर्म का और फीमेल बनाएंगे ओवा। ठीक है, या एग। तो ये हो गई फर्स्ट इवेंट, रिप्रोडक्टिव इवेंट का फर्स्ट इवेंट। देन नेक्स्ट आता है आपका इंसेमिनेशन। क्या होता है बेटा? इंसेमिनेशन। नेक्स्ट इवेंट इज इंसेमिनेशन या ब्रिएसेशन। क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन या ब्रिएसेशन। नेक्स्ट इवेंट इज इंसेमिनेशन या ब्रिएसेशन। इंसेमिनेशन क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन जिसमें मेल गैमेट को ट्रांसफर किया जाता फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में बेटा। फिर से समझिए, मेल गैमेट को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को या इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। लिखिए, मेल गैमेट को ट्रांसफर क्या करते हैं बेटा? हम ट्रांसफर करते हैं टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। इसको हम क्या कहते हैं? जनन पथ भी बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जनन पथ। ठीक है, नर गैमीट को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा? जनन, मादा के जनन पथ पे, मादा के जनन पथ पर। इट इज कॉल्ड ब्रिएसेशन या इंसेमिनेशन। इज दैट क्लियर बेटा? इतना याद रहेगा बेटा। गैमेटोजेनेसिस में गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, इंसेमिनेशन इसमें मेल गैमीट को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। देन थर्ड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। थर्ड इवेंट क्या कहलाएगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इवेंट इज फर्टिलाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं बेटा? निषेचन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, पहले गैमीट का प्रोडक्शन होगा एट द प्यूबर्टी पे, फिर उसके बाद बेटा ब्रिएसेशन होगा, इंसेमिनेशन होगा, और इंसेमी होने के बाद मेल और फीमेल दोनों गैमीट आपस में मिलेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? मेल गैमीट, ठीक है बेटा, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। तो एक यही हो सकता है बेटा, जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलेंगे, आपस में मिलने के बाद फर्टिलाइज करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा? जाइगोट। क्या करेंगे? जाइगोट। दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। नर गैमीट, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट को निर्माण करेंगे और जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर बेटा? एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि ह्यूमन्स क्या होते हैं बेटा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और अब डायरेक्टली यंग वंस को तैयार करते हैं, अपनी स्पीसीज को तैयार करते हैं। इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। फिर रिप्रोडक्टिव इवेंट आता है आपका। रिप्रोडक्टिव इवेंट में आपका फर्स्ट इवेंट आता है बेटा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट।
नेक्स्ट आता है आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है, मेल गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन या ब्रिएशिएशन बेटा। थर्ड इवेंट आता है आपका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट आपस में मिलेंगे और क्या होगा बेटा, फर्टिलाइज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर बेटा, इतना समझ आया, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अब आता है आपका नेक्स्ट इवेंट आता है का इम्प्लांटेशन। क्या आता है बेटा, नेक्स्ट इवेंट आपका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इसको बोलते हैं हम अंतःरोपण। क्या बोलते हैं बेटा, अंतःरोपण। इम्प्लांटेशन जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इम्प्लांट नाम से समझ में, इम्प्लांट, इम्प्लांटेशन, अंतःरोपण। मेल और फीमेल आपस में मिले, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद पता बेटा क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद बेटा एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं मोरूला। मोरूला के बाद आती है आपकी स्टेज बनती जाती बेटा 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 सेल्स डिवीजन होता रहता बेटा। फिर आता है ब्लास्टोसिस्ट। आप इसके बारे में आगे और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। ब्लास्टोसिस्ट जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर ब्लास्टोसिस्ट को क्या कहता है, इस स्टेज को एक यूट्राइन बॉल में, फीमेल के यूट्राइन गर्भाशय दीवार में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, अंतःरोपण। ठीक है बेटा, आपको समझ आया ये। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि मोरूला बनती है, मोरूला का ब्लास्टुला, ब्लास्टुला का ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद इसको क्या करता है, फीमेल के जो गर्भाशय दीवार होती है बेटा, ये फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट है। क्या होता है, फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट। यहाँ पर गर्भाशय दीवार होती है, यूट्राइन बॉल, इसको क्या कहते हैं हम, यूट्राइन बॉल। इस गर्भाशय दीवार में इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या करता है बेटा, यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये एंडोमेट्रियम लेयर होती है बेटा, ठीक है, इम्प्लांट कर दिया जाता है या धस जाता है। इम्प्लांट मीन्स धस जाता है, ठीक है, एवेंडेड, ठीक है। इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को हम, इम्प्लांटेशन। तो फीमेल की जो गर्भाशय दीवार होती है उसमें हम इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या करते हैं बेटा, इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या करते हैं, इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इन कहाँ पर बेटा, यूट्राइन वॉल में, गर्भाशय दीवार में, गर्भाशय भित्ति में। गर्भाशय भित्ति में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, गर्भाशय भित्ति में इसको रोपित कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इवेंट आता है गैस्टेशन। क्या आता है नेक्स्ट इवेंट बेटा, गैस्टेशन। गैस्टेशन गर्भाविधि, क्या बोलेंगे हम इसको, गर्भाविधि। गैस्टेशन गर्भाविधि। गैस्टेशन होता है 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें फीमेल क्या होती है, एक बच्चे को जन्म देने के पहले 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट के अंदर रखती है। उस पीरियड को बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। तो ये पीरियड कौन सा होता है, पीरियड 9 मंथ का पीरियड होता है, 9 महीने का। इट इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड। 9 मंथ का पीरियड होता है, ठीक है बेटा, 9 महीनों का। तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं, गैस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट है जिसमें मतलब कि इम्प्लांटेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय दीवार में इम्प्लांट किया, फिर धीरे धीरे वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप करेगा। डेवलप करने 9 महीने का पीरियड हो जाता है पूरा। 9 मंथ के उस पीरियड को हम क्या कहते हैं बेटा, गैस्टेशन या गर्भाविधि। ठीक है, जब एक फीमेल अपने बच्चों को 9 महीने तक पेट के अंदर रखती है उस पूरे पीरियड को क्या कहते हैं हम, गैस्टेशन। नेक्स्ट आता है आपका पाचुरेशन। क्या आता है बेटा, पाचुरेशन। पाचुरेशन क्या कहलाता है बेटा, प्रसव, डिलीवरी ऑफ बेबी।
बेबी की डिलीवरी होती है इसमें। 9 महीने के बाद बच्चे को 9 महीने तक बच्चे को जब माँ पेट के अंदर रखती है बेटा, उसके बाद क्या होती है, डिलीवरी का टाइम आ जाता है। तो डिलीवरी ऑफ बेबी बर्थ, ठीक है। तो जो डिलीवरी हो रही है उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम, पार्चुरेशन, ठीक है बेटा। तो किसका बर्थ हो रहा है, बर्थ टू चाइल्ड बेबी, शिशु के जन्म, शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, पार्चुरेशन। डिलीवरी का टाइम आ गया, 9 महीने के बाद क्या आता है बेटा, 9 मंथ के बाद डिलीवरी का टाइम आता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। फिर लैक्टेशन भी होता है बेटा, इसके बाद लैक्टेशन में मिल्क का सिक्रीशन होता है, जो माँ अपने बच्चे को न्यूट्रिशन देती है, ठीक है, लैक्टेशन होता है। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव इवेंट बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट आप लोग का इतना समझ आया बेटा। फर्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट में मैंने आपको पहले बताया गैमेटोजेनेसिस, जिसमें फॉर्मेशन हो रहा था गैमीट का। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इंसामिनेशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे बेटा, इंसामिनेशन में मेल गैमीट को फीमेल के जेनेटर ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर रहे थे, या जनन पंथ में हम उसको स्थानांतरित कर रहे थे, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंसामिनेशन। फिर नेक्स्ट आपका आता है फर्टिलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट को निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम निषेचन कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका इवेंट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था बेटा, इम्प्लांटेशन। तो मैंने बताया था कि ये आगे आप अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इम्प्लांटेशन। तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मोरोला बनती है, ब्लास्टुला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस, तो जो स्टेज होती है उसको फीमेल के गर्भाशय भित्ति में इम्प्लांट कर दिया जाता है, एमेंडेड कर दिया जाता है। इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा, इम्प्लांटेशन या अंतःरोपण, मतलब रोपित कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट इवेंट आता है आपका बेटा, जैसे कि आपने पढ़ा गैस्टेशन, 9 महीने का जो पीरियड होता है जिसमें मदर लेडीज जो होती है बेटा, वो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट के अंदर रखती है। इस पूरे पीरियड को हम क्या कहते हैं, गैस्टेशन। गैस्टेशन के बाद आती है डिलीवरी का टाइम, जैसे कि मतलब, तो इसमें क्या होता है बेटा, बर्थ टू चाइल्ड बेबी, एक शिशु का जन्म होता है, इट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन भी होता है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर बेटा, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम पूरे इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सब फर्स्ट है आपका मेल रिप्रोडक्शन, मानव जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मानव जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, ठीक है बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात होती है तो टेस्टिस की बात आती है बेटा, किसकी बात आती है, टेस्टिस। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या आती है, टेस्टिस। क्या आता है बेटा, टेस्टिस, या इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, टेस्टिस, ठीक है। तो उससे नाम से ही समझ में आ रहा है टेस्टिस, जो किसका प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस गैमीट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब प्राइमरी, ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सब फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गन क्या कहलाता है, टेस्टिस। और टेस्टिस का काम क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस गैमीट। क्या होता है बेटा काम, प्रोड्यूस गैमीट्स। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैमीट, ठीक है।
प्रोड्यूस गैमेट, टेस्टिस, प्रोड्यूस गैमेट या प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन, हॉर्मोन्स, ठीक है बेटा, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, हॉर्मोन्स। तो समझ में आ रहा बेटा आपको कि प्रोड्यूस गैमेट की बात हो रही है, तो युग्मकों को मतलब गैमेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन। मिलकर सेक्स हार्मोन क्या होता है, एंड्रोजन, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं एट द प्यूबर्टी के टाइम। तो आपको समझ में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, मेल का टेस्टिस, ठीक है, फीमेल का होगा ओवा। तो ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, प्राथमिक लैंगिक अंग। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, किसकी बात करें हम, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन द्वितीयक लैंगिक अंग जो होंगे, द्वितीयक लैंगिक अंग में आपकी एसेसरी ग्लैंड्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है बेटा, क्या आ जाती हैं आपकी एसेसरी ग्लैंड, द्वितीयक लैंगिक अंग। चलिए, ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं, मेल के द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग, एसेसरी डक्ट आ जाती है बेटा, इसमें एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां भी आ जाती हैं और सहायक नलिकाएं भी आती हैं, ठीक है बेटा, और बाह्य जानेंद्र भी आ जाते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटाइल भी आते हैं, पेनिस, स्क्रोटम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम पहले बेसिक चीज पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बेटा, ठीक है, चलिए लुक एट द ब्लैक बोर्ड बेटा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले हम आएंगे एसेसरी डक्ट। क्या आएंगे बेटा, एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट को हम क्या कहते हैं, सहायक नलिका। क्या बोलेंगे हम, सहायक नलिकाएं। क्या होती है मेल की सहायक नलिका, इससे क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि मेल की सहायक नलिकाएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आएंगे आपके वास डेफरेंसिस, नंबर 1 वास डेफरेंसिस, ठीक है, वास डेफरेंसिस। देन नंबर 2 एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस जिसको हम क्या कहते हैं, अधिप्रशन। क्या कहते हैं बेटा, अधिप्रशन भी कहते हैं, वास डेफरेंसिस, एपिडाइडमिस, अधिप्रशन भी कहते हैं। देन नंबर 3 इज रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। फिर आपकी आती है वासा, ठीक है, ये समझ में, वास डेफरेंसिस, एपिडाइडमिस, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। फिर आता है आपका यूरेथ्रा, ठीक है बेटा, यूरेथ्रा। देन नंबर 5 इज आएगी आपकी वासा एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया। क्या आएगी बेटा, वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंस, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो आपके क्या हो गए बेटा, कौन से होगा, टेस्टिस होगा, जिसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को या प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स को, ठीक है बेटा। अगर हम इसके बाद अगर कोई दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसमें वास डेफरेंसिस होता है बेटा आपका, एपिडाइडमिस होती है, रेटिटेस्टिस, यूरेथ्रा और वासा एफ्रेंसिया, ये हो गए आपके। फिर इसके बाद आते हैं आपकी एसेसरी डक्ट। क्या आती है बेटा, एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट आती हैं आपकी, ठीक है। चलिए एसेसरी डक्ट कौन सी आ गई आपकी, एसेसरी डक्ट, ठीक है बेटा, ये आपकी हो गई एसेसरी डक्ट हो गई। अब आगे एसेसरी ग्लैंड्स आएंगे आपकी, ठीक है बेटा, कौन सी आएंगे बेटा, एसेसरी ग्लैंड।
चलिए आ जाइए। दूसरी कौन सी आ रही है, एसेसरी ग्लैंड, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आ गई आपकी एसेसरी डक्ट, नेक्स्ट आ रही है आपकी एसेसरी ग्लैंड। ये सहायक नलिका हो गई, ये सहायक ग्रंथियां हो गई, सहायक ग्रंथियां। कौन सी होंगी आपकी सहायक ग्रंथियां बेटा, मेल की सहायक ग्रंथियां। तो मेल की सहायक ग्रंथियां होंगी बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। नंबर 2 सेमिनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है बेटा। और देन नंबर 3 इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी आती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल है ये। तो बेटा मैंने बोला कि मेल की क्या होती हैं, कुछ सहायक नलिकाएं भी होती हैं, कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। तो अगर हम एसेसरी डक्ट की बात करें बेटा, तो वास रेफरेंसिया, एपिडर्मिस, रेटिकुलम, यूरेथ्रा और वास एफरेंसिया होती हैं। अगर सहायक ग्रंथियों की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। इसी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं बेटा, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। इनके बारे में आगे और एक्सप्लेन करूंगी बेटा। ये तो बेसिक चीज थी, मुझे बताना था कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं। आपको इतना समझ में आया कि मेल के, अगर क्वेश्चन बनता है आपके सामने बेटा कि मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका क्या होता है, मेल का टेस्टिस होता है, जिसका काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना गैमेट को या प्रोड्यूस करना सेक्स हार्मोन्स को। फिर मेल के अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल की सहायक नलिकाएं या सहायक ग्रंथियां क्या है, तो ये आपके सामने है बेटा, वास डेफरेंसिस, वास एफरेंसिया, एपिडर्मिस, रेटी, टेस्टिस, और कौन सी आ जाती है बेटा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं, जिसमें से यूरिन और सीमेन दोनों ही एक ही जगह से रिलीज होते हैं। फिर ये आता है एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती हैं सिंगल होती हैं बेटा, कैसी होती हैं, सिंगल होती हैं, और पेयर में क्या होती हैं, 2 होती हैं। सेमिनल वेसिकल भी 2 होती हैं बेटा, काउपर्स ग्लैंड भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने आपको बता तो दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। अगर हम अब इसके हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। चलिए मेरे साथ साथ बनाएंगे आप लोग डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलिए तो सबसे पहले मैं बनाती हूं, ये तो हो गया स्क्रॉटम, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्टिस 2 होती है, स्क्रॉटम 1 होता है, ठीक है बेटा। स्क्रॉटम ऐसा पूरा रहता है, ये पूरा। तो स्क्रॉटम, ये है टेस्टिस बेटा। टेस्टिस के ऊपर क्या होती है, एपिडाइडमिस होता है। क्या होगा बेटा, ये एपिडाइडमिस, अधिब्रषण भी कहते हैं जिसको, ठीक है, एपिडाइडमिस। ये हो गया एपिडाइडमिस, ठीक है। यहां पर आपका क्या बनेगा बेटा, यहां पे क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है बेटा। मूत्राशय थैली,
मेल की यूरिनरी ब्लैडर। फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद बेटा यहां से यहां पर ये वास एफ्रेंसिया, ये क्या गई, वास एफ्रेंसिया, एपिडर्मिस के नीचे की ओर से। वासा एफ्रेंसिया। ठीक है, ये क्या है आपकी, सॉरी, ये क्या है, टेस्टिस है बेटा, ये टेस्टिस है, इसके ऊपर क्या है, एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस है ये, और ये क्या है, बास डेफरेंसिस, सॉरी इसको मैंने बास एफरेंसी बोले थे, ये बास डेफरेंसिस है। वास डेफरेंसिस, ठीक है, वास डेफरेंसिस, ये क्या है बेटा, एपिडाइडमिस, इसको क्या बोलेंगे हम, एपिडाइडमिस, और ये क्या है, टेस्टिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय थैली, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बेटा, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। फिर यहां पर ग्लैंड्स आएंगे बेटा, ग्लैंड्स। इस ग्लैंड को बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल। कौन सी ग्लैंड बेटा, सेमिनल वेसाइकल। क्या कहलाएगी बेटा, सेमिनल वेसाइकल। ये क्या है, सेमिनल वेसाइकल, मैंने लिखवाया था आपको सेमिनल वेसाइकल। और यहां पे एक डक्ट आएगी जिसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये क्या है, सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल। उसके बाद यहां पर होगी प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहलाएगी बेटा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहां पर हो गए बल्बो यूरेथ्रल, मटर के दाने की जैसे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दिस ग्लैंड इट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि क्या होती है, सिंगल होती है, लेकिन पेयरिंग में दो होती है, लेकिन पेयर में क्या होंगी, दो, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर ये क्या होगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहलाएगी ये, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया बेटा। मैंने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपको क्या बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस थी बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस था। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैंने एपिडर्मिस, बास डेफरेंस, बल्बोई और ये डक्ट थी बेटा। और मैंने आपको सहायक ग्रंथियों में मैंने कुछ बताया था, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर देखिए कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेमिनल वेसिकल्स, कवरिंग होगी। यहां पर ये पेनिस है, यहां पर लूज स्किन होती है जिसको हम कहते हैं फोर स्किन। क्या बोलेंगे उस लूज स्किन को, फोर स्किन। फोर स्किन, ठीक है बेटा, ये क्या है, पेनिस।
पेनिस, लूज स्किन है और फोर स्किन। फिर इसके ऊपर से कवरिंग होगी, उसको हम बोलेंगे ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस, ठीक है, ग्लांस पेनिस कहेंगे। तो ये हो गया। और यहां पर जहां से यूरिन और सीमन रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीएटस। क्या बोलेंगे इस डॉट को? यूरेथ्रल मीएटस। यूरेथ्रल मीएटस, ठीक है। और ये पाथ क्या हो गया बेटा? यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे हम इसको? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, इसी को हम बोलेंगे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट क्यों कहा गया है? पहले भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ से यूरिन और सीमन दोनों ही रिलीज होते हैं। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। क्या हो गया बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। यहाँ पर ये टेस्टिस है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, जिसका काम क्या था? स्पर्म को प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके ऊपर क्या है? एपिडाइडमिस है, ठीक है, टेस्टिस। फिर यहाँ से एपिडाइडमिस के नीचे की ओर से क्या गई है बेटा? बास डेफरेंसिस गई है, बास डेफरेंसिस। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स। फिर ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और ये पूरा ट्रैक है यूरिनोजेनिटल ट्रैक, जिसको यूरेथ्रा या यूरिनोजेनिटल ट्रैक कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर बेटा यूरिन और सीमेन दोनों ही यहीं से होते हुए निकलते हैं, फ्लो होते हैं। तो और कहाँ से निकल जाते हैं? यूरेथ्रल मीटस से रिलीज हो जाते हैं यूरिन और सीमन। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बेटा। यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको हम मूत्राशय थैली कहते हैं, सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा। अब हम इसको एक इमेज के थ्रू समझेंगे। और देखिए, देखिए बेटा, यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये क्या है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। मैंने आपको बताया था ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय थैली। फिर मैंने आपको बताया था उसके नीचे ये क्या था बेटा? सेमिनल वेसिकल्स। क्या है ये? सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। सेमिनल वेसिकल के बाद आपको मैंने क्या बोला था? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए, सेमिनल वेसिकल के नीचे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर यहाँ पर ऐसे मटर के दाने जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोले हैं? वल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोले हैं हम? वल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है बेटा। फिर आप यहाँ से देखिए, ये टेस्टिस है, टेस्टिस है बेटा। टेस्टिस के ऊपर आप क्या क्या दिख रहा है? एपिडाइडमिस। क्या है? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से होते हुए देखिए एक ट्यूब निकल रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए बेटा एपिडाइडमिस है और ये ट्यूब निकल रही है, ठीक है। वास डेफरेंसिस, इतना समझ में आया। और फिर यहाँ पर ये है पेनिस, पेनिस है, ठीक है बेटा। पेनिस के ऊपर लूज कवरिंग होती है, फोर स्किन, और ये क्या है? ग्लांस पेनिस, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग बेटा, सेम वही स्ट्रक्चर है। ये उसका एंटीरियर व्यू है, ये इसका सैजिटल सेक्शन है, ठीक है बेटा। यूरेथ्रा दिया है, स्क्रॉटम दिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्यूबिक बोन है। इज दैट क्लियर बेटा? ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपकी एसेसरी डक्ट, मेल की एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर बेटा। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ये सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा है। ये क्या है? दिस पार्ट इट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, जिससे सीमन और यूरिन रिलीज होता है, ठीक है। सीमन और क्या? यूरिन रिलीज होता है। फिर यहाँ पर पेनिस और ग्लांस पेनिस, और यहाँ पर क्या होता है? यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है बेटा। अंडरस्टैंड? जस्ट रिमेंबर दिस
समझ में आया आप लोग को बेटा? अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? अब हम नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है। अब हम इस टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस। चलिए, चलिए, टीएस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस। देखिए, टेस्टिस क्या हम अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे, आपने जो स्ट्रक्चर देखा था बेटा, ऐसा यही स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एपिडाइडमिस था, ठीक है। अब इस टेस्टिस की अगर हम इमेज क्रॉस सेक्शन कटिंग करेंगे तो टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकल लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है बेटा। क्या होते हैं इसके अंदर? 1 से 3 हाईली कुंडलित या हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। क्या है ये? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आ गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 तक हाईली कॉइलिक स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, ठीक है बेटा। ये मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, 1 से 3 कुंडली संरचना, या हम क्या कह सकते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 लोब्यूल्स होते हैं। इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है आपको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या दिख रही है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे हम इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिकाएं। ये कितनी होती हैं? 1 से लेके 3 होती हैं, 1 से 3 होती है और हाईली कॉइल्ड होती हैं। कैसी होती है बेटा? हाईली कॉइल्ड, अधिक कुंडलित संरचना, अधिक कुंडलित संरचना, अधिक कुंडलित रचना होती है। ये हो गई। फिर यहां पर बेटा, यहां पर रेटी टेस्टिस का नेटवर्क होता है। क्या कहलाता है ये? रेटी टेस्टिस, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस, ठीक है। नेटवर्क होता है, जाला होता है, ठीक है। उसके बाद यहां ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। रेटी टेस्टिस हो गई, और इनको बोलेंगे हम बास एफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे हम इसको? बास एफ्रेंसिया, बास एफ्रेंसिया, ठीक है। और हाँ बच्चों, इसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है टेस्टिस के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्वोजिनिया। वैसे तो इसकी 3 कवरिंग होती है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में ट्यूनिका एल्वोजिनिया, डेंस कवरिंग लिखा है उसमें, सघन आवरण, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्वोजिनिया, ट्यूनिका एल्वोजिनिया। क्या बोलते हैं हम? ट्यूनिका एल्वोजिनिया, ठीक है। डेंस कवरिंग में ट्यूनिका एल्वोजिनिया। फिर यहां से ये एपिडाइडमिस। क्या होगा बेटा? एपिडाइडमिस, ठीक है, एपिडाइडमिस।
ये क्या कहलाएगी? एपिडाइडमिस, अधिप्रशन। क्या कहलाती है? एपिडाइडमिस। ये एपिडाइडमिस का क्या होता है काम? ये 6 मीटर होती है, हाईली कॉइल्ड भी होती है और ये स्पर्म को मैच्योर करती है। ठीक है, एपिडाइडमिस 6 मीटर लंबी होती है बेटा, 6 मीटर लॉन्ग होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, बहुत कुंडली संरचना होती है। ठीक है, 6 मीटर लंबी होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, एपिडाइडमिस। और ये क्या आ गया आपकी? वास डेफरेंसिस। वास डेफरेंसिस। ठीक है, ये समझ में आया बेटा? अब देखिए ये डायग्राम क्यों बताया मैंने? टेस्टिस, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम में, हमने मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम में आपने देखा था टेस्टिस थी। टेस्टिस के अंदर क्या होता है बेटा? बहुत सारी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, कक्ष होते हैं, 250 लोब्यूल्स होते हैं और उनके अंदर बेटा 1 से लेके 3 कुंडलित संरचना होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर? इतना समझ आया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद यहाँ पर एक नेटवर्क होता है, जाला होता है जिसको हम बोलते हैं रैटी टेस्टिस। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है बेटा कि स्पर्म जो होते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ आते हैं? रैटी टेस्टिस से, रैटी टेस्टिस से वास डेफरेंसिया, फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहे हैं बेटा? एपिडाइडमिस, फिर वास डेफरेंसिस। तो ये क्या हो गई बेटा? टेस्टिस। अगर हम देखें टेस्टिस में स्पर्म का पाथवे, ये क्या है? स्पर्म का पाथवे है पूरा, यही इसमें कि स्पर्म यहाँ से रैटी टेस्टिस, फिर यहाँ से होते हुए एपिडाइडमिस, फिर वास डेफरेंसिस में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि कितने कंपार्टमेंट होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो 250 लोब्यूल्स होते हैं बेटा, और उनके अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं? तो 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड संरचना होती है जिनको बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट इसके आगे बढ़ेंगे। तो अब टेस्टिस के बारे में कुछ बेसिक चीजें और समझ लेते हैं। टेस्टिस, टेस्टिस का शेप कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ओवल दिखाई दे रहा है बेटा। कैसा शेप दिखाई दे रहा है? ओवल, अंडे के आकार का। और अगर हम इसकी विड्थ की और लेंथ की बात करें, इसकी चौड़ाई और लंबाई की बात करें, तो याद रखना 2, 3, 4, 5, ये याद करने की ट्रिक है। तो विड्थ, इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ, ठीक है, विड्थ और इसकी लेंथ। तो विड्थ कितनी होगी? 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और लेंथ कितनी होगी? 4 to 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, इतना समझ में? तो टेस्टिस क्या होती है? अंडे के आकार की होती है, अंडाकार की होती है, और लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ कितनी होती है? 2 से लेके 3 सेंटीमीटर होती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले इसकी कवरिंग, तो मैंने आपको बताया था इसका जो आवरण होता है, इसका जो आवरण होता है वो डेंस कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है बेटा? डेंस, कवर बाय डेंस कवरिंग। और डेंस कवरिंग सघन आवरण होता है, डेंस कवरिंग होती है। और ट्यूनिका एल्वोजीनिया, यही बताया था ना, जैसे तो 3 होती है, मैंने आपको लेकिन एक ही बोलूंगी। ट्यूनिका एल्वोजीनिया कवरिंग होती है। ठीक है, डेंस कवरिंग, ट्यूनिका एल्वोजीनिया। और इसमें लोब्यूल्स कितने होते हैं? तो कक्ष कितने होते हैं? कंपार्टमेंट कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। लिखिए कितने लोब्यूल्स होते हैं बेटा? 250 लोब्यूल्स, 250 250 कंपार्टमेंट होते हैं। तो ये टेस्टिस है, वृषण भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, शेप हो गया, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, कवरिंग हो गई, ट्यूनिका एल्वोजीनिया। हाँ, अब क्वेश्चन बनता है कि टेस्टिस कहाँ होते हैं प्रेजेंट? तो आउटसाइड एब्डोमिनल। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड एब्डोमिनल। आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, उदरी गुहा के बाहर की ओर एक पाउच में होते हैं। उस पाउच को क्या कहते हैं? स्क्रोटम। क्या कहते हैं बेटा?
स्क्रॉटम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊं स्क्रॉटम क्या होता है। स्क्रॉटम एक थैली होती है टेस्टिस को रखने की। ठीक है, स्क्रॉटम अंडाशय की थैली होती है, अंडाशय थैली भी कहते हैं स्क्रॉटम को हम। ठीक है बेटा, डिलीट हो गया। ठीक है, स्क्रॉटम क्या होता है? स्क्रॉटम, ठीक है, सॉरी, स्क्रॉटम वृषण थैली या थैली बोलते हैं या इसको पाउच बोलते हैं। ठीक है, स्क्रॉटम, ये स्क्रॉटम आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी in a pouch is called scrotum, is called scrotum। क्या बोलेंगे हम इसको? स्क्रॉटम। ठीक है, अब स्क्रॉटम क्या होता है समझिए बेटा, ये मेल है, मेल का ये एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल है। ठीक है, और ये है स्क्रॉटम। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, मेल में स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है, थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए रहता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम स्पर्म का प्रोडक्शन करना है मेल को, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? स्क्रॉटम में बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतना चाहिए रहता है। क्यों चाहिए रहता है? क्योंकि इसी टेम्परेचर में स्पर्म का क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? इसी टेम्परेचर में क्या होता है, शुक्राणु का प्रोडक्शन होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये हमारे बॉडी से कम चाहिए, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी से टेम्परेचर कम होना चाहिए, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। तो अब आपको समझ आ गया बेटा कि क्यों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की ओर होते, उदरी गुहा के बाहर की ओर क्यों रहते हैं? क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए रहता है। कितना टेम्परेचर चाहिए बेटा? 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस, तभी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। शरीर के तापमान से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। और स्पर्म स्क्रॉटम क्या होता है, एक थैली होती है, ये इसमें टेस्टिस होते हैं। तो जब पूरी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीटस की जो पूरी एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, 7 महीने में, 7 जो मंथ होता है, 7 महीने के बाद टेस्टिस जो होती है बेटा कहाँ आ जाती है? स्क्रॉटम में आ जाती है। कहाँ पर आ जाती हैं? स्क्रॉटम में, एक पाउच में आ जाती हैं हमारे बॉडी से। ठीक है, तो स्क्रॉटम एक पाउच, एक थैली होती है जिसमें टेस्टिस में को रखा जाता है। तो याद रखना 7 महीने के बाद क्या होता है बेटा, 7 मंथ में, कि जो टेस्टिस जो होती है एब्डोमिनल से कहाँ आ जाती है बेटा? स्क्रॉटम में आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बेसिक स्क्रॉटम कहता है। आईएमपी है बेटा ये क्वेश्चन, स्क्रॉटम। ठीक है, स्क्रॉटम क्या होता है? तो स्क्रॉटम क्या होता है, एक पाउच होता है जिसे हम थैली कहते हैं। ठीक है, तो ये अंडाशय थैली के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें टेस्टिस को रखा जाता है, और टेस्टिस जो कि आउटसाइड एब्डोमिनल के उदरी गुहा के बाहर की ओर स्थित होते हैं। क्यों होते हैं? तो ये भी आपको पता चल गया बेटा, क्योंकि शरीर का जो तापमान होता है उससे कम टेम्परेचर में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो कितना टेम्परेचर चाहिए हमको? कितना? 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए हमें टेम्परेचर। तो ये स्क्रॉटम हो गया बेटा। तो ये आपके टेस्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर अब मैं बार बार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में
बात कर रही हूँ, तो अब हम पढ़ेंगे सामिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतना समझ में आप लोग को कि स्क्रोटम क्या होता है, ये उदरी गुहा के बाहर की ओर होते हैं, उदरी गुहा के बाहर की ओर, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी स्थित होते हैं, ठीक है। और स्क्रोटम क्या होता है, एक पाउच होता है ये, जिसमें टेस्टिस होते हैं। टेम्परेचर कितना चाहिए बेटा, इतना तापमान चाहिए हमें, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट है टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस, तो पहले मैं आपको डायग्राम बताऊंगी बेटा टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखिए बेटा, ये आपके एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम है। अब हम बोल रहे थे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड होती हैं, टेस्टिकल लोब्यूल के अंदर होती हैं। बार बार मैं यही बोल रही हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं कुंडलित संरचना होती हैं। तो ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आपको दिखाई दे रहा बेटा, इसमें आपको सर्टोली सेल भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है बेटा। आपको स्पर्मेटोजोआ भी दिखाई दे रहा है, स्पर्मेटोगोनिया भी दिखाई दे रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अंदर का व्यू है। अगर हम देखें तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को टीएस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बेटा इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये लुक एट द ब्लैक बोर्ड बेटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके बेस पर लगे रहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या लगे रहते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया, इसके बेस पे क्या लगे रहते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। और यहीं पर आपको क्या दिखाई देंगे बेटा, नर्स सेल भी, ठीक है। इसके बेस पे लगे रहते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है बेटा। मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था कि सर्टोली सेल्स होती हैं इसमें, देखिए सर्टोली सेल्स, ठीक है, ये सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल क्या होती है, इसमें स्पर्म जो होते हैं ना, इनमें अपना हेड डालते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए, अवेंडेट करते हैं, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना मिले, न्यूट्रिशन मिले, ताकि वो मोटाइल हो सके, गति प्रदान हो सके। तो अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ के इसके बेस पे क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बेस पे क्या लगे हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, क्या लगे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को हम बेटा मेल जर्म सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, मेल जर्म सेल भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आएगा, स्पर्मेटोगोनिया। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, मेल जर्म सेल भी कहते हैं। आप समझिए बेटा, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, this cell it is called Sertoli cell. सर्टोली सेल को, सर्टोली सेल इलॉन्गेटेड होती है, कैसी होती है, इलॉन्गेटेड होती है, इलॉन्गेटेड होती है। क्वेश्चन बनता है कि सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन। क्या कराता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। किसको प्रोवाइड कराता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो हम लिख सकते हैं प्रोवाइड टू न्यूट्रिशन स्पर्म, न्यूट्रिशन टू प्रोवाइड स्पर्म, ठीक है, इनको बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा,
न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। किसको पोषण दे रहा है? स्पर्म को। किसको पोषण दे रहा है? स्पर्म को। ठीक है, अब इसके बाहर स्पेस दिखाई दे रहा है आपको बेटा, ये स्पेस, इस स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरस्टियल स्पेस। क्या बोलते हैं हम? इंटरस्टियल स्पेस। ठीक है, और यहीं पर आपको सेल्स दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पे भी, और यहीं पर आपको इंटरस्टियल या लीडिंग सेल भी कहते हैं उनको हम। ठीक है, ये इसको बोलेंगे हम लीडिंग सेल। लीडिंग सेल्स, या हम इसको बोलेंगे इंटरस्टियल सेल। इंटरस्टियल सेल या अंतराकोशिकीय सेल, लीडिंग सेल या इंटरस्टियल सेल। लीडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है? तो लीडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है? ये मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करती हैं। क्या करती हैं? लीडिंग सेल का काम क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं। और मेल सेक्स हार्मोन्स क्या कहलाते हैं बेटा? एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं उनको, एंड्रोजन्स। ठीक है, ये है टीयर्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसके बाहर होता है WBC, लिम्फ वेस, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें होती हैं बाहर। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, WBC प्लस लिम्फ वेसल्स, और यहीं पर होंगे आपके ब्लड वेसल्स भी होंगे, ब्लड सेल्स भी। ठीक है, इन्हीं सेल को बोलेंगे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स या प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं, जो फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, लड़ने की क्षमता होती है, आपको हर बीमारी से बचाती हैं WBC से। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकल लॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं ये? प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं। ठीक है, प्रतिरक्षात्मक, ये फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपको हर बीमारी से, हर लोगों से लड़ने के लिए क्षमता पैदा करती हैं ये सेल्स। ठीक है, और ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टियल स्पेस। अंतराल काशी अवकाश। ठीक है, ये स्पेस है, इंटरस्टियल सेल, ये लीडिंग सेल्स हैं। तो ये TS ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम है, जो 250 लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेके 3 तक हाईली कॉइल्ड शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सर्टोली सेल याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल क्या करती है? स्पर्म को प्रोवाइड कराती हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, और क्या होता है, इसी में लीडिंग सेल्स भी होती हैं, जिनको हम इंटरस्टियल सेल्स भी कहते हैं या अंतर कोशिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं या एंड्रोजन्स। ठीक है बेटा, और स्पर्मेटोगोनिया, जिनको मेल जर्म सेल भी कहते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? ये माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटोजुआ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटोजुआ, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं। क्या बना रहे हैं? स्पर्मेटोजुआ, जिनको हम क्या कहते हैं? स्पर्म भी कहते हैं। तो सर्टोली सेल पे स्पर्म अपना हेड एवेंटेट करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड करती है। तो आपको समझ में आए, इसमें याद रखने की चीज़ बस एक दो चीज़ें बेटा। सर्टोली सेल, जिससे क्वेश्चन आ चुका है,
तो नर्स, इसको नर्स सेल भी कहते हैं सर्टोरी सेल को। हाँ, ये चीज़ भी रखें, जैसे कि आप लोग बन रहे हैं नर्स सेल, आपका काम है प्रोवाइड करवाना न्यूट्रिशन, तो ऐसे ही सर्टोरी सेल को भी हम क्या कहते हैं बेटा, नर्स सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नर्स सेल। तो नर्सों का काम क्या होता है, प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन, ठीक है, और केयर भी करता है। तो ये हो गई आपकी टी ऑफ सेमिनिफेरा। एक बार और मैं एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो आप देखिए, अगर हम लोब्यूल्स है, लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उन ट्यूब्यूल्स को अगर हम देखेंगे तो उसमें आपको सर्टोरी सेल दिखाई देंगी। तो सर्टोरी सेल क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन, स्पर्म को, शुक्राणु को प्रोवाइड कराएंगे न्यूट्रिशन, और फिर इसमें कुछ लीडिंग सेल्स होंगी जो मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करती हैं बेटा। फिर ये कॉम्पिटेंट सेल्स होंगी, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फाइट के लिए, ठीक है। अगर लीडिंग सेल मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं एंड्रोजन्स, तो याद रखना बेटा, तभी मेल एट द प्यूबर्टी के टाइम पे मेल में क्या होती है बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले आवाज़ का भारी होना, मसल्स का ग्रोथ होना, और क्या होता बेटा, स्पर्म का प्रोडक्शन भी होने लगता है एट द प्यूबर्टी में। तो ये हो गया बेटा मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया। अगर हम बात करें स्पर्म का पाथवे, ठीक है, पाथवे ऑफ स्पर्म, स्पर्म का पाथवे या फ्लो ऑफ स्पर्म। तो अगर आपको यह डायग्राम हो टेस्टिस का याद हो, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले स्पर्म कहाँ थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ थे बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद स्पर्म कहाँ है बेटा, रेटिटेस्टिस में। कहाँ पर है बेटा, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस के बाद स्पर्म कहाँ है, वास एफ्रेंसिया। किसमें आए, वासा एफ्रेंसिया में, ठीक है। उसके बाद स्पर्म कहाँ पर है बेटा, एपिडाइडमिस। कहाँ पर है बेटा, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस को हम अधिप्रशन भी कहते हैं, ठीक है। एपिडाइडमिस के बाद स्पर्म कहाँ है बेटा, वासा डेफ्रेंसिस में। कहाँ पे है, वास डेफ्रेंसिस। फिर स्पर्म कहाँ आया बेटा, अगर आपको याद हो कि स्पर्म वास डेफ्रेंसिस से कहाँ आते हैं बेटा, फिर इजैक्यूलेटेड डक्ट और फिर यूरेथ्रा, ठीक है बेटा। तो लिखिए, तो वास डेफ्रेंसिस ओपन इनटू इजैक्यूलेटेड डक्ट, इसको बोलते हैं स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी, ठीक है। इजैक्यूलेटरी डक्ट से कहाँ होते हैं बेटा, यूरेथ्रा। कहाँ पर ओपन होते हैं, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसी पार्ट से सीमन भी रिलीज होता है और इसी पार्ट से क्या रिलीज होते हैं, यूरिन भी रिलीज होता है। तो ये हो गया फ्लो ऑफ स्पर्म या पाथवे ऑफ स्पर्म। तो आपको दिखाई दे रहा, अगर आपको ये डायग्राम याद हो बेटा, तो ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था अभी कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, फिर स्पर्म रेटिटेस्टिस, फिर यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर देखा था वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया से आपने यहाँ पर देखा था ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम एपिडाइडमिस कहते हैं। यहाँ पे आए थे स्पर्म, और एपिडाइडमिस से स्पर्म कहाँ आए थे बेटा, वास डेफ्रेंसिस लूप बनाते हुए, ठीक है। फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ठीक है। ये स्पर्म का पाथवे है। चलिए, ये हो गया हमारा। तो अभी तक मैंने एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ाया। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड क्या होती है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और मैं बताऊंगी आपको मेल एसेसरी डक्ट के बारे में।
मेल एसेसरी डक्ट के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बेटा, मेल एसेसरी डक्ट के बारे में, सहायक नलिकाओं के बारे में, ठीक है। सहायक नलिकाएं क्या होती है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी रैटी टेस्टिस। नेटवर्क होता है, रैटी टेस्टिस क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। ठीक है, रैटी टेस्टिस का काम क्या होता है, रैटी टेस्टिस स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ भेजते हैं बेटा, ओपन इनटू वासा एफ्रेंसिया। बताया था मैंने कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रैटी टेस्टिस स्पर्म कहाँ भेजेंगे, वासा एफ्रेंसिया में। तो लिख सकते हैं रैटी टेस्ट सॉरी रैटी टेस्टिस क्या करते हैं बेटा, रिसीव करते हैं स्पर्म को, रिसीव करेंगे स्पर्म को, किससे रिसीव करते हैं बेटा, रैटी टेस्टिस स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। किससे रिसीव करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। रिसीव करेंगे स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिसीव करके स्पर्म को कहाँ भेजेंगे, वासा एफ्रेंसिया में। किसमें भेजेंगे बेटा, वासा एफ्रेंसिया में। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो आपको ये फंक्शन बता रही हूँ कि रैटी टेस्टिस का काम क्या होता है। एक नेटवर्क था, स्पर्म जो होते हैं इनको, रैटी टेस्टिस का काम ही होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को रिसीव करते हैं, और रिसीव करके उन स्पर्म को कहाँ सेंड करते हैं बेटा, वो वासा एफ्रेंसिया में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वासा एफ्रेंसिया में। इज दैट क्लियर, ये रैटी टेस्टिस हो गई। फिर अगर आपको याद हो बेटा, मैंने इसके बाद वासा एफ्रेंसिया पढ़ाया था, ठीक है, वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया। वास एफ्रेंसिया का क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को, किसमें बेटा, अगर आपको डायग्राम याद हो तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को एपिडाइडमिस में। किसमें ट्रांसफर करते हैं स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट स्पर्म एपिडाइडमिस। कहाँ पे देते हैं, एपिडाइडमिस में। ट्रांसपोर्ट स्पर्म एपिडाइडमिस। फिर बास एफ्रेंसिया के बाद अगर आपको पता एपिडाइडमिस, तो बच्चों एपिडाइडमिस 6 मीटर लंबी होती है, लॉन्ग कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, मैंने पहले भी बताया। एक लंबी सी कॉइल जाती है ऐसी एपिडाइडमिस, ठीक है, ऐसे लूप बनाती है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग होती है, 6 मीटर लंबी होती है और हाईली कॉइल्ड होती है। 6 मीटर लंबी और क्या करेगी, अधिक कुंडलित संरचना होगी। ठीक है, 6 मीटर लंबी। क्वेश्चन बनता है कि एपिडाइडमिस का काम क्या होता है। तो बच्चों इसका काम होता है मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं, परिपक्व करते हैं। क्या करते हैं, परिपक्व। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, हेल्प इन मैचुरेशन, हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को, शुक्राणु को परिपक्व करने में मदद करते हैं। तो समझ में आया, एपिडाइडमिस का फंक्शन, एक काम होता है कि स्पर्म को क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं, परिपक्व करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है एपिडाइडमिस के बाद नेक्स्ट आपने देखा था क्या आता है, बास डेफरेंसिस। क्या आता है बेटा, बास डेफरेंसिस। ये पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं बेटा, एसेसरी डक्ट्स हैं ये। बास डेफरेंसिस। अब आता है कि ये बास डेफरेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को, फ्रॉम, कहां पर करते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट, और किसमें बेटे, किसमें करते हैं, यूरेथ्रा में। ठीक है, बास डेफरेंसिस ट्रांसपोर्ट स्पर्म,
ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडाइडमिस से कहाँ लेके जाते हैं बेटा? ये एजिक्यूलेटरी डक्ट। ट्रांसपोर्ट स्पर्म एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से स्पर्म लेते हुए ये कहाँ जाएंगे? कहाँ पर जाएंगे बेटा? ये जाएंगे एजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा में। अभी बताया था मैंने आपको कहाँ पर जाएंगे, स्खलन वाहिनी और यूरेथ्रा, एजैक्यूलेटरी डक्ट और कहाँ बेटा? यहां से कहाँ जाएंगे? यूरेथ्रा में, मूत्र वाहिनी कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं एजैक्यूलेटरी डक्ट को बेटा स्खलन वाहिनी, ठीक है। एजैक्यूलेटरी को हम क्या बोलेंगे? स्खलन वाहिनी। ठीक है, तो ये हो गया बास डेफरेंसेस। अब क्वेश्चन आता है कि एजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होती है? यही क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि स्खलन वाहिनी कहाँ ओपन होती है। तो आपको समझ में आ रहा है एजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन इनटू यूरेथ्रा। कहाँ पर ओपन होती है? एजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन इनटू यूरेथ्रा। चलिए आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर डायग्राम देखा था तो मैंने आपको सबसे पहले टेस्टिस में आपको डायग्राम बताया रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस एक नेटवर्क होता है जिसमें स्पर्म होते हैं। तो रेटिटेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिसीव करती है स्पर्म को और रिसीव करके कहाँ डाल देती है? बासा एफरेंसिया में। और बासा एफरेंसिया रेटिटेस्टिस से रिसीव करती है स्पर्म को और कहाँ डाल देती है बेटा? एपिडाइडमिस में। और एपिडाइडमिस क्या करती है? जो 6 मीटर लॉन्ग हाईली कॉइल्ड होती है बेटा, अधिक कुंडलित संरचना होती है। इसका काम क्या होता है? स्पर्म को मैच्योर, ठीक है, स्पर्म को क्या करती है? मैच्योर करती है, परिपक्व करने में उसकी मदद करती है। और एपिडाइडमिस से स्पर्म किस में चले जाते हैं बेटा? आपके मेल के बास डेफरेंसेस में। बास डेफरेंसेस से स्पर्म किस में जाते हैं बेटा? स्पर्म एपिडाइडमिस से लेके बास डेफरेंसेस किस में डाल देता? एजैक्यूलेटरी डक्ट और एजैक्यूलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट है एजैक्यूलेटरी डक्ट। एजैक्यूलेटरी डक्ट स्खलन वाहिनी, यही लिखवाया था मैंने। एजैक्यूलेटरी डक्ट स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी क्वेश्चन बनता है कि स्खलन वाहिनी कहाँ ओपन होती है? ओपन इनटू, कहाँ पर ओपन होती है बेटा? ओपन इनटू यूरेथ्रा। कहाँ पर जाके खुलती है ये? ओपन इनटू यूरेथ्रा। तो ओपन इनटू यूरेथ्रा। तो स्खलन वाहिनी कहाँ ओपन होती है? जाके मूत्र मार्ग में। ठीक है, ओपन इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, ओपन इनटू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को मूत्र मार्ग कहते हैं या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ये कहाँ खुलती है एजैक्यूलेटरी डक्ट बेटा? कहाँ पर जाके खुलती है? ओपन इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एजैक्यूलेटरी के बाद क्या आता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट या यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉमनली नेम यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। यूरेथ्रा क्वेश्चन बनता है कि यूरेथ्रा क्या होता है? ये कॉमन पाथवे होता है यूरिन और सीमेन का। मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। ठीक है बेटा, यूरेथ्रा क्या होता है? कॉमन पाथवे होता है, एक कॉमन रास्ता होता है। किस चीज का कॉमन पाथवे होता है बेटा? इसी पाथवे से यूरिन भी रिलीज होता है और सीमन भी रिलीज होता है। कॉमन पाथवे यूरिन प्लस सीमन, कॉमन पाथवे होता है यूरिन का और सीमन का। और ये यूरेथ्रा ओपन इनटू यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रा कहाँ ओपन होता है? ओपन इनटू यूरेथ्रा, ओपन इनटू ये मूत्र है ना, यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस में ओपन होता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे बेटा, जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने आपको ये सारे बताए थे। तो टेस्टिस जो कि स्पर्म रेटिटेस्टिस से कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में आ रहे हैं और रेटिटेस्टिस से किस में आ रहे थे बेटा? स्पर्म किस में आ रहे थे? वास
एफ्रेंसिया में बास एफ्रेंसिया से स्पर्म किस में आ रहे थे बेटा, एपिडाइडमिस, फिर बास एफ्रेंसिया, ये सारा पूरा पाथवे मैंने लिखवाया था। इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हो रही, ओपन इनटू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा क्या होता है, इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट या यूरिजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं, और ये कॉमन पाथवे होता है जिसमें सीमन और यूरिन दोनों ही रिलीज होते हैं, और यूरेथ्रा ओपन इनटू यूरेथ्रल मीटस, अगर याद हो तो यूरेथ्रल मीटस, ये पेनिस है और यहाँ पर ये यूरेथ्रल मीटस, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हम यूरेथ्रल मीटस। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है बेटा, तो मैंने एसेसरी डक्ट के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब नेक्स्ट आता है आपकी एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियों में सबसे पहले अगर आपको याद हो बेटा सामिनल वेसिकल, कौन सी, सामिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल वन पेयर में होती है, ठीक है, एक होती है लेकिन पेयर में दो होती है। नंबर ऑफ कितनी होती है, 2 होती है। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल का अगर इसकी लोकेटेड बात करें, लोकेशन बात करें, कहाँ प्रेजेंट होती है, तो पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, पोस्टीरियर टू यूनिब्रली ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की ओर से। अगर आपको याद हो तो ये आपके सेमिनल वेसिकल्स थे बेटा, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की ओर होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा, पीछे की ओर, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के थैली के पीछे की ओर होते हैं। आपको आगे दिखाई दे रहे थे लेकिन ये पीछे की ओर होते हैं बेटा, ठीक है। फिर इसकी बात करें, इसमें सेमिनल प्लाज्मा कितने परसेंट, 60 से लेके 70% रिलीज करते हैं, ठीक है बेटा। और इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये हो गई हमारी एसेसरी ग्रंथि या एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है, 3 है, सेमिनल वेसिकल। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आएगी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, क्या होती है, सिंगल होती है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, सिंगल होती है। लोकेटेड, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ होती है बेटा, ब्लो, यूरिनरी ब्लैडर के कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है, ब्लो यूरिनरी ब्लैडर, ब्लो यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लो यूरिनरी ब्लैडर, नीचे की ओर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की ओर। ये सेमिनल वेसिकल्स हो गई हैं। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड थी यहाँ पर बेटा, और इसके नीचे क्या थी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, अगर आपको डायग्राम याद हो तो, ठीक है, यहाँ पर। चलिए फिर तो ये लोकेशन हो गई, और इसमें सेमिनल प्लाज्मा कितना रिलीज होता है, कितना होता है, 25 से लेके 30%, 25 से लेके 30%, ठीक है। तो ये हो गया, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, कैल्शियम। तो सहायक ग्रंथियों की बात करें हम, एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जो होती है, ये पूछा जाता है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर बेटा,
कहाँ होती है? पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। इसमें सेमिनल प्लाज्मा कितना रिलीज होता है? 60 से लेके 70%। और इसमें फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है बेटा? एक होती है, सिंगल होती है। ये ब्लो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की ओर प्रेजेंट होती है। 25 से लेके 30% सेमिनल प्लाज्मा रिलीज होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? कैल्शियम। अब हम नेक्स्ट चलिए, अब आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं बेटा? काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल को क्या करते हैं? काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये तीसरे नंबर की सहायक ग्रंथि है, थर्ड नंबर की काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, वन पेयर में वन होती है, पेयर में 2 होती है। चलिए, वन पेयर और नंबर ऑफ कितनी होती है? 2 होती है। एक पेयर में होती है, एक जोड़े में होती है। और कितनी होती है? 2 होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लोकेशन याद रखेंगे बेटा, लोकेटेड कहाँ लोकेशन होती है? ब्लो प्रोस्टेट ग्लैंड। कहाँ होती है? ब्लो प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की ओर होती है। ये डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की ओर क्या होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ब्लो प्रोस्टेट ग्लैंड। किसके नीचे होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा चलिए, सेमिनल प्लाज्मा कितना होता है इसमें? 5 से लेके 10%। 5 से लेके 10%। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि इसका काम क्या होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का? तो इसका काम होता है हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। क्या काम करती है? हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। फंक्शन इसका काम हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। ये स्नेहन के रूप में काम करती है। स्नेहन, ल्यूब्रिकेशन मीन्स स्नेहन, स्नेहक या स्नेहन की तरह कहती है। ये किस में हेल्प करती है? हेल्प इन लुब्रिकेशन। तो ये नंबर ऑफ 3 ग्लैंड हो गई एसेसरी ग्लैंड। नंबर 1 सेमाइनल वेसिकल, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड एंड नंबर 3 बल्बो यूरेथ्रल, जिसको कार्पस ग्लैंड भी कहते हैं। जिसमें कार्पस ग्लैंड का काम क्या होता है? हेल्प इन लुब्रिकेशन। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे, मैंने आपको एसेसरी डक्ट पढ़ा दी, एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ा दी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, टेस्टिल हो गया। अब लास्ट आपका बच्चा है क्या? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया बाहर की ओर। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में सबसे पहले आता है पेनिस। क्या आता है? पेनिस, सिस्टन बोलते हैं जिसको। पेनिस, पेनिस एनलार्ज, इसमें एनलार्ज पार्ट होता है। उस एनलार्ज पार्ट को हम क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं हम? ग्लांस पेनिस। एनलार्ज पार्ट आर कॉल्ड ग्लांस पेनिस। सिसन मुंड भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, एनलार्ज पार्ट आर कॉल्ड ग्लांस पेनिस। ठीक है, इसी में लूज फोल्ड स्किन भी होती है। क्या होती है? लूज फोल्ड स्किन। लूज फोल्ड स्किन को हम क्या कहते हैं? फोर स्किन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर स्किन। ठीक है, लूज फोल्ड स्किन, इट इज कॉल्ड फोल्ड स्किन। देखिए ये पेनिस है बेटा, ठीक है, ये पेनिस है। पेनिस के ऊपर ये क्या है? ग्लांस पेनिस। ठीक है, और यहीं पर क्या होती है? लूज स्किन भी होती है, जिसको हम फोर स्किन भी कहते हैं।
यहाँ पर लूज फोर स्किन। ये हो गया पेनिस। एनलार्ज पार्ट होता है, एनलार्ज पार्ट आर कॉल्ड ग्लांस पेनिस, ठीक है। ग्लांस पेनिस यहीं पर लूज स्किन होती है, इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। अब आता है नेक्स्ट आपका इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू ये करता है इरेक्टाइल से हेल्प इन इंसेमिनेशन। किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन इंसेमिनेशन, हेल्प इन इंसेमिनेशन। ये मदद करता है ब्रिएसेचन में। किसमें मदद करता है? ब्रिएसेचन में, हेल्प इन इंसेमिनेशन। इसमें इरेक्टाइल टिश्यू, नंबर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू कितने होते हैं? 3 होते हैं बेटा। ये कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन फिर भी बताती हूँ। 3 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जिसमें क्या होता है, टू जो होते हैं बेटा कॉर्पस कैवर्नोसा होते हैं और एक जो होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होते हैं, जो कि आपको नहीं लिखना है, आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया, क्योंकि पीएनएससी एग्जाम बेसिक होता है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देंगे हम इसमें। तो ये इरेक्टाइल टिश्यू हो गए, हेल्प इन इंसेमिनेशन। तो इरेक्टाइल टिश्यू किस में मदद करते हैं? ब्रिएसेचन में मदद करते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरऑल सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और हमारी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस, पेनिस सेशन, सेशन मोन और फोर स्किन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो